तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द्रवों में तापीय प्रसार। देखिए, द्रव किसी छड़नुमा वस्तु की तरह तो होते नहीं कि जिन्हें हम गर्म करें, इनका तापमान बढ़ाएं और इनकी लंबाई बढ़ जाए। ना ही द्रव किसी पट्टिका जैसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर इनका क्षेत्रफल बढ़ जाए। तो द्रवों में रेखीय प्रसार और क्षेत्रफल प्रसार जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि द्रवों में आयतन का प्रसार होता है। इसलिए हम द्रवों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उनके आयतन प्रसार की ही बात करेंगे। और आयतन प्रसार हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप सीरीज में ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। आयतन प्रसार के लिए हम अंतिम आयतन का जो सूत्र लगाते हैं वो होता है V बराबर V नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा T। तो मैं यहाँ लिखूंगा, द्रवों में तापीय प्रसार ठोसों के आयतन प्रसार की भांति ही होता है, जिसके लिए आयतन प्रसार का ये सूत्र होता है। बस फर्क इस चीज का है, देखिए ठोसों के बीच, अणुओं के बीच का जो बल होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन जो द्रव होते हैं उनमें दो अणुओं के बीच का जो बल होता है वो काफी दुर्बल होता है। इसलिए तापमान बढ़ाने पर, ऊष्मा देने से द्रवों में प्रसार काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि द्रवों का जो गामा है, जो आयतन प्रसार गुणांक है, वो ठोसों की तुलना में अधिक होता है। चलिए मान लेते हैं कि इस कांच के फ्लास्क में मैंने कोई द्रव डाल रखा है। तो आपके पास प्रारंभ में जो इस पात्र में द्रव भरा गया है उसका स्तर यहां तक है, L1 तक है, लेवल 1 तक है। फिलहाल प्रारंभ में ये जो आयतन आप देख रहे हैं ये उस पात्र का आयतन भी है जिसमें आपने द्रव भर रखा है, और ये उस द्रव का भी आयतन है जो कि इस पात्र में भरा गया है। दोनों का प्रारंभिक आयतन मैं V नॉट मान लेता हूं। अब आप जब पहले बर्नर लगा करके इसको गर्म करेंगे, पूरे निकाय को, निकाय यानी कि द्रव और ये पात्र, जब इन दोनों को गर्म करेंगे तो ऊष्मा पहले बाहर की दीवारों को मिलेगी, इस पात्र को मिलेगी, जिससे इसका प्रसार होगा, और इसका प्रसार होगा तो इसका आयतन बढ़ेगा। पात्र का आयतन बढ़ने से द्रव का स्तर पहले गिरेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द्रव का स्तर थोड़ा नीचे आ चुका है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक हमारा द्रव गर्म होना शुरू नहीं हुआ, बल्कि हमारे पात्र का प्रसार हो रहा है। तो पात्र का आयतन बढ़ेगा और द्रव स्तर घटेगा, लेकिन कुछ समय पश्चात ऊष्मा इस द्रव को भी मिलने लग जाती है, इसका तापमान भी बढ़ने लग जाता है। और द्रवों का हम जानते हैं गामा, जो आयतन प्रसार गुणांक होता है, वो ठोसों की तुलना में अधिक होता है। तो जिस तरह से यहाँ पर पात्र का प्रसार होने से द्रव का स्तर इतना गिरा था, तो जैसे ही द्रव को ऊष्मा मिलेगी तो इसका स्तर बहुत तेजी से फिर बढ़ेगा। अंत में द्रव यहां जाकर के रुक जाता है L3 तक। तो इन तीनों चित्रों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अगर किसी ने प्रारंभ में इस पात्र को केवल यहीं पर देखा होता, L1 स्तर पे देखा होता, वो बर्नर लगाने के बाद इसे भूल जाता, इसे देखता ही नहीं, वो केवल सीधा इसी चित्र को देखता या इस परिस्थिति को देखता, तो उसे तो लगता कि द्रव का स्तर पहले L1 पे था और अब L3 पर पहुंच चुका है। तो उसे तो लगता कि द्रव के आयतन में केवल इतनी वृद्धि हुई है। इसे हम आभासी प्रसार कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चौथे चित्र में, यह आभासी प्रसार, ये हमें एक तब प्रतीत होता है जब हम पात्र के प्रसार पर विचार ना करें। लेकिन जो इस निकाय को लगातार देखता रहा उसे ये पता है कि पहले द्रव का स्तर L1 से L2 तक गिरा था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पात्र का प्रसार हुआ था शुरू में, फिर द्रव का स्तर यहाँ आ चुका था और यहाँ से उसने बढ़ना शुरू किया था। तो वास्तव में द्रव का आयतन इतना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसे हम कहते हैं हमारे द्रव का वास्तविक प्रसार। तो इस सब चीज़ों के कारण द्रव के दो दो प्रसार होते हैं, एक तो वास्तविक प्रसार और दूसरा आभासी प्रसार। इसी कारण द्रवों के दो दो प्रसार गुणांक भी होते हैं। एक को हम कहते हैं गामा आर, यानी कि रियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, हिंदी में कहें तो वास्तविक प्रसार गुणांक, और दूसरा गामा ए यानी कि गामा एपेरेंट, हिंदी में इसको हम कहते हैं आभासी प्रसार गुणांक। तो हमें अभी गामा रियल और गामा एपेरेंट, इनके बीच में गणितीय संबंध भी स्थापित करना है। तो मैं कह सकता हूं कि द्रवों के आयतन प्रसार गुणांक दो होते हैं। पहला आभासी प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एपेरेंट एक्सपेंशन गामा ए, ये तब होता है जब हम पात्र के प्रसार पर विचार नहीं करते। दूसरा वास्तविक प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन गामा आर, ये तब होता है जब हम पात्र के प्रसार पर भी विचार करते हैं। चलिए गामा ए और गामा आर में एक संबंध स्थापित करते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं जी यहां से।
देखिए ये है डेल्टा वी रियल। यहाँ डेल्टा वी का मतलब है आयतन में परिवर्तन और रियल का मतलब वास्तविक। आयतन में वास्तविक परिवर्तन जो आया वो इन दो चीजों के योग के बराबर है। एक तो है डेल्टा वी एपेरेंट यानी कि आयतन में जो आभासी प्रसार हुआ है वो, और दूसरा है डेल्टा वी वेसल यानी कि पात्र का जो प्रसार हुआ है वो। ये चीज आप इस चित्र से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। इधर देखिए, ये हमारे द्रव का वास्तविक प्रसार है, उसके आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि है। कहाँ से कहाँ तक? L2 से L3 तक, जिसे मैंने यहाँ लिखा है डेल्टा वी रियल। डेल्टा वी का मतलब फिर से बता देता हूँ आपको, आयतन में होने वाला परिवर्तन या यूं कह लीजिए आयतन में होने वाली वृद्धि। वास्तव में आयतन में ये वृद्धि हुई L2 से लेके L3 तक, लेकिन ये दो चीज़ों के योग के बराबर है। एक तो L1 से लेके L3 तक का आयतन यानी कि आभासी प्रसार, तभी हमने यहाँ लिखा है डेल्टा वी एपेरेंट, आयतन में होने वाला आभासी प्रसार, और साथ में L1 से लेके L2 तक का ये आयतन में होने वाला परिवर्तन। ये परिवर्तन इसलिए आया था क्योंकि प्रारंभ में हमारे पात्र का प्रसार हुआ था, इसलिए हमने लिखा है इसको डेल्टा वी वेसल। अब फिर से देखिए, प्रारंभ में हमारे द्रव का आयतन भी यही था और हमारे पात्र का आयतन भी यही था, इसलिए शुरू में मैंने V नॉट जो लिया है वो प्रारंभ में हमारे द्रव का आयतन भी है और हमारे पात्र का आयतन भी है। इसलिए डेल्टा वी रियल को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। डेल्टा वी का सूत्र हम वही लिख रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। डेल्टा वी बराबर होता है V नॉट गामा डेल्टा टी। V नॉट प्रारंभिक आयतन ये रहा। अगर आप डेल्टा वी रियल लिख रहे हो तो गामा भी रियल आएगा, साथ में गुणा में डेल्टा टी। इसी तरह से डेल्टा वी एपेरेंट, आयतन में होने वाला आभासी परिवर्तन, ये बराबर होना चाहिए V नॉट गामा एपेरेंट डेल्टा टी। इसी प्रकार डेल्टा वी वेसल बराबर होना चाहिए यानी कि पात्र बराबर होना चाहिए V नॉट गामा वेसल इंटू डेल्टा टी। अब V नॉट से V नॉट कट जाएगा कॉमन आकर के, इन दोनों में से कॉमन आएगा। इसी तरह से डेल्टा टी भी इन दोनों से कॉमन आकर के इधर से कट जाएगा, तो हमें मिलेगा गामा रियल बराबर है गामा एपेरेंट प्लस गामा वेसल। शॉर्ट में आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, यानी कि वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर होता है आभासी प्रसार गुणांक प्लस पात्र के पदार्थ का प्रसार गुणांक यानी कि गामा वेसल। चलिए द्रवों की बात कर रहे हैं तो जल की बात भी कर लेते हैं। देखिए जल का प्रसार अन्य द्रवों की तुलना में थोड़ा अलग तरीके से होता है। आप यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं। पहले इस ग्राफ को देखते हैं हम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने x अक्ष पे तापमान को ले रखा है और y अक्ष पर जल के आयतन को। तो प्रारंभ में यहाँ जल का जो तापमान है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है आप देख रहे हैं आयतन कम हो रहा है, आयतन बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। ये इस तरह का व्यवहार अन्य द्रवों से थोड़ा अलग है। अन्य द्रव तो तापमान बढ़ने पर प्रसारित ही होते हैं, उनका आयतन बढ़ता ही है, लेकिन जल का आयतन प्रारंभ में तापमान बढ़ाने पर घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस तक ऐसा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस आते आते द्रव का आयतन न्यूनतम हो जाता है। उसके बाद अगर आप और तापमान बढ़ाएं तो आगे का व्यवहार जल का जो है वो अन्य द्रवों जैसा ही है, तापमान बढ़ने से उनमें प्रसार होता ही है उसमें। अब इसी ग्राफ से हमने ये वाला ग्राफ भी बनाया है। ये है घनत्व और तापमान के बीच का ग्राफ। बस इसी ग्राफ को थोड़ा पलट दीजिए तो ये ग्राफ बन जाएगा। अब ये ग्राफ आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर प्रारंभ में हमारे जल का आयतन जो था वो अगर घट रहा था तो घनत्व तो बढ़ेगा ही, क्योंकि घनत्व जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं ये तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। प्रारंभ में आयतन घट रहा था तो घनत्व बढ़ेगा ना, तो घनत्व बढ़ रहा है और 4 डिग्री सेल्सियस पे आते आते घनत्व हो जाता है अधिकतम और उसके बाद फिर घनत्व घटने लग जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व आप देख सकते हैं अधिकतम होता है। आप यहाँ से ग्राफ में देख सकते हैं। आप पढ़ते होंगे कि जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये जो घनत्व होता है जल का ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही लिया गया होता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो जल सिकुड़ता है, यानी कि उसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। या फिर यूँ कह दीजिए कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य
गामा ऋणात्मक होता है जल का, और 4 डिग्री सेल्सियस के पश्चात इसका तापमान बढ़ने पर जल प्रसारित होता है, उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जल का जो गामा है वो फिर धनात्मक हो जाता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अब जल के इस व्यवहार का जलीय जीव जंतुओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए किसी तालाब का ऊपरी स्तर है यहाँ पर, तो जब सर्दी के दिनों में तापमान घटने लगता है तो पहले सतह का जो जल होता है ये ठंडा होता है। अब ठंडा होकर के ये नीचे जाता है, और नीचे का जो गर्म जल है वो ऊपर आ जाता है, फिर ऊपर आकर के ये फिर ठंडा होता है और फिर नीचे चला जाता है। तो ये चक्र ऐसे चलता रहता है, नीचे का गर्म जल ऊपर आता है, ठंडा होकर के फिर नीचे चला जाता है। अब ऐसा होते होते जैसे ही पानी का तापमान पहुंचता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर भी पहले तो ऊपर वाला पानी ठंडा होगा ना, लेकिन जैसे ही जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा इसका घनत्व अधिकतम हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही तापमान थोड़ा सा और घटेगा यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस, तो अब हमारे जो जल का घनत्व है वो और ज़्यादा नहीं बढ़ पाता बल्कि आगे फिर घटता है। तो क्योंकि अब 3 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो नीचे वाले पानी जो कि 4 डिग्री सेल्सियस का है उससे कम है, तो ये ऊपर वाला पानी जो 3 डिग्री सेल्सियस पे है ये नीचे नहीं जा पाता, ये ऊपर ही तैरता रह जाता है। इसके बाद 3 डिग्री सेल्सियस के बाद 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री सेल्सियस और फिर 0 डिग्री सेल्सियस, और ये पानी यहीं जम जाता है और नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का पानी जमा हो जाता है जिसमें जलीय जीव जंतु मछलियां वगैरह जीवित रह जाते हैं। अंत में आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आज की वीडियो का। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी द्रव का आभासी प्रसार गुणांक 2 पात्रों A और B की मदद से ज्ञात किया जाता है जो कि क्रमशः गामा 1 और गामा 2 प्राप्त होता है। यदि पात्र A का रैखिक प्रसार गुणांक अल्फा हो तो पात्र B का रैखिक प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ बात कर रहे हैं ये आयतन प्रसार गुणांकों गामा की, और पात्र A का दे रखा है उन्होंने हमको रैखिक प्रसार गुणांक। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करें। तो सबसे पहले हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो गामा रियल होता है वो होता है गामा एपेरेंट प्लस गामा वेसल यानी कि पात्र। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम पहले बात करते हैं हमारे पात्र A की। पात्र A के लिए इन्होंने कहा है कि इसका जो रैखिक प्रसार गुणांक है वो अल्फा है। तो अगर यही सूत्र मैं पात्र A के लिए लगाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर पात्र के लिए ये गामा वेसल जो चाहिए ये मैं कैसे निकालूंगा। अगर मैं गामा V लिखना चाहूँ A के लिए तो मुझे इसे ऐसे लिखना पड़ेगा 3 अल्फा, क्योंकि हम जानते हैं कि गामा जो होता है वो अल्फा का 3 गुना होता है, और जिस द्रव की ये बात कर रहे हैं उसका गामा रियल, उसे हम गामा रियल ही मान लेते हैं क्योंकि उसका मान तो हमारे पास है नहीं। तो मैं लिखूँगा A के लिए, A के लिए का मतलब पात्र A के लिए, उसके लिए मैं लिखूँगा गामा रियल बराबर है गामा 1 प्लस 3 अल्फा। अब ये गामा 1 कहाँ से आया देखिए, इन्होंने कहा है कि जो कि क्रमशः गामा 1 व गामा 2 प्राप्त होते हैं। क्या हैं ये गामा 1 और गामा 2? देखिए ध्यान से, ये आभासी प्रसार गुणांक हैं, ये गामा A ही है। फिर से पढ़िए प्रश्न को। किसी द्रव का आभासी प्रसार गुणांक 2 पात्रों की मदद से ज्ञात किया जाता है जो कि गामा 1 और गामा 2 प्राप्त होता है। तो गामा 1 और गामा 2 ये हमारे गामा एपेरेंट है, आभासी प्रसार गुणांक है, इसीलिए मैंने पात्र A के लिए यहाँ पे गामा 1 लिखा है। इसी तरह से अगर मैं पात्र B की बात करूँ तो मैं लिखूँगा B के लिए। B के लिए मैं अगर लिखूँ तो उसके लिए भी गामा रियल तो सेम ही आएगा, भाई द्रव तो हमारा वही है, लेकिन इसके लिए जो आभासी प्रसार गुणांक प्राप्त हुआ था वो गामा 2 प्राप्त हुआ था। तो मैं लिखूँगा गामा 2 प्लस 3 गुणा। अब जिस पात्र का ये हमसे रैखिक प्रसार गुणांक पूछ रहे हैं, पात्र B का रैखिक प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए, तो हमें नहीं पता वो कितना है। तो
तो चलिए उसे x मान लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो x है ये हमारे उस पात्र का क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है। तो चलिए ये जो दोनों समीकरणें हैं हमारी, इन दोनों का बायां पक्ष तो गामा रियल ही है, तो दाएं पक्ष भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि बायां पक्ष बराबर है। तो हम इस राशि को इसके बराबर रख देते हैं और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो हमें मिलेगा गामा 1 प्लस 3 अल्फा बराबर है गामा 2 प्लस 3x। अब इस समीकरण से हमें x का मान निकालना है, तो गामा 2 को इधर ले आते हैं और 3 को भाग में ले जाते हैं। तो अंत में हमें x जो मिलेगा वो हमें मिलेगा गामा 1 प्लस 3 अल्फा माइनस गामा 2 भाग में 3। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ये है हमारे उस पात्र B का रेखीय प्रसार गुणांक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या तापीय भौतिकी की इस सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।